लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हँसते मुस्कुराते होंगे, अपनों के साथ होंगे और पढ़ते होंगे। जी हाँ, पढ़ेंगे तो इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकेंगे और जब अच्छी कारकर्दगी दिखाएँगे तो लाज़िम है कि आप कामयाब होंगे और जब कामयाब होंगे तो आप के प्यारे जो हैं, जो आपको अज़ीज़ रखते हैं, वो खुश होंगे और आप भी खुश होंगे और यकीनी तौर पर वो दिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हमारी दुआ है कि वो दिन आप अनकरीब देखें और ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो आपके लिए, आपके इंटरव्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि इस्तिलाहात के हवाले से चंद ऐसी इस्तिलाहात होती हैं जिनका नाम तो हमने सुन रखा होता है लेकिन उनके बारे में हम बात नहीं कर पाते। जब कोई हमसे पूछता है तो हम अच्छी तरह से बेहतर अंदाज से उसको उसकी वजाहत नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में कोशिश ये की गई है और ये सिलसिला हमने कल जो शिबली नोमानी की जो वीडियो हमने अपलोड की थी और आज उस सिलसिले की ये दूसरी कड़ी है और इस तरह की अहम तरीन वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहेंगी। उसके लिए आपको करना क्या है ये वीडियो के दरमियान में आपको बताएँगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो शिबली नोमानी की जो वीडियो थी वो इस सिलसिले की पहली वीडियो थी। ये हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप जाएँ चैनल पर लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, बल्कि पहले से आप वहाँ पर मौजूद हैं तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इसमें आप दीगर जो भी वीडियोस मौजूद हैं उनको एक बार देख लें। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो अपनी राय ज़रूर दें और हाँ, इस वीडियो को और हर वीडियो को ऑनलाइन देखना है। अच्छा जी, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले सरका, ठीक है जी, सरका क्या है? आपसे कोई पूछे, आपसे कोई पूछ ले कि भई सरका क्या है? अदबी हवाले से हम बात कर रहे हैं कि सरका किसे कहते हैं। अदबी हवाले से सरका चोरी को कहा जाता है। बस इस बात को याद रखें, जब ये लफ्ज़ और इस लफ्ज़ के मायने याद रखेंगे तो जहाँ-जहाँ, जो-जो शख्स जिस-जिस अंदाज़ से इस लफ्ज़ को अदा करेगा, आप की समातों तक ये लफ्ज़ पहुँचेगा तो आपकी ज़हन में फ़ौरी तौर पर उसका मतलब आ जाएगा कि अच्छा चोरी, और अदब में चोरी की जाएगी तो ज़ाहिर है कि हम इसे अदबी चोरी कहेंगे। ठीक है जी। अब अदबी चोरी कैसे होती है? नॉर्मली तो चोरी आप देखते हैं कि कोई भी आया और उसने किसी भी दूसरे शख्स की कोई भी चीज़ चुरा ली और चुपके से चला गया। ठीक है? फिर वो रात के अंधेरे में आया या दिन में आया, लेकिन इस तरह आया कि वो पकड़ा ना गया और वहाँ से वो चीज़ चुरा के ले गया। तो ये इसे हम आम तौर पर चोरी कहते हैं, लेकिन अदबी चोरी भी होती है। जी हाँ, अदबी चोरी होती है और उस अदबी चोरी को कहते हैं सरका। अब देखते हैं भई अदबी चोरी कैसे होती है, अदबी चोर कैसे होते हैं। आज ये आपके लिए बात नहीं होगी और जिनके लिए नई नहीं है, वो भी ये वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए कुछ बातें ऐसी ज़रूर होंगी, बल्कि सारी वीडियो आपके लिए नई होगी। भले आपको ये मालूम हो कि सरका किसे कहते हैं, लेकिन ये वीडियो हमने बनाई है और हमने ये कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको मुश्किल चीज़ें इंतहाई आसान मिसालों के साथ, इंतहाई आसान तरीके से, सहल अंदाज से आपको सिखाएँ, ताकि जब आप किसी और को सिखाएँ तो आपको सिखाने के लिए कोई, देखें जिस तरह इस्तिलाहात की किताबें हैं, किताब से बढ़कर तो ज़ाहिर है कुछ नहीं है। हम खुद किताबें पढ़ कर यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी पढ़ रहे हैं और अभी तक इल्म हासिल कर रहे हैं, तालिब इल्म ही हैं। लेकिन ये है कि जो बुकिश लैंग्वेज होती है, जो किताबी ज़ुबान होती है ना, तो वो हर किसी की समझ में नहीं आती या आसानी के साथ नहीं आती। तो हमने कोशिश क्या की है, हमने कोशिश ये की है कि किताब को, किताबी अल्फ़ाज़ को, जो उसमें किताबी अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते हैं, जो हर आम तालिब इल्म भी, जो आम तालिब इल्म पहली बार किताब पढ़ रहा होता है या उन इस्तिलाहात को देख रहा होता है, वो समझ नहीं पाता। तो कोशिश ये की है कि उन अल्फ़ाज़ को आसानी के साथ आप तक आसान लफ्ज़ों में, जो मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ हैं उनमें आपको समझाया जाए और मेरा दावा है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जब आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो उसके बाद आपको सरका के हवाले से कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत शायद ना रहे। मैं कहूँगा पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितनी किताबें पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ये है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद होने वाली है। तो जी, सरका अदबी चोरी को कहते हैं। ठीक है जी।
अदबी चोरी क्या होती है? जब कोई भी अदीब किसी दूसरे अदीब का कोई ख़याल या मिसरा या मिसरे में कही बात अपने शेर में यूं इस्तेमाल करे कि मालूम हो कि ये जानबूझकर किया गया है। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हुआ? जानबूझकर। क्योंकि ये लफ्ज़ हमारे लिए आगे चलकर बहुत अहमियत का हामिल होने वाला है। जब कोई भी शख्स, कोई भी अदीब, शायर, अफ़साना लिखने वाला, बल्कि हम इस वक्त शायरी की बात कर रहे हैं, वरना ये तो सब पर अप्लाई होता है, ठीक है जी। तो कोई भी शायर किसी दूसरे शायर का कोई ख़याल, मिसरा अपने शेर में इस तरह इस्तेमाल करे कि लगे कि ये जानबूझकर किया गया है, तो इस अमल को क्या कहेंगे? अदबी चोरी कहेंगे। और अदबी चोरी को क्या कहा जाता है? सरका कहा जाता है। सिंपल सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश की है कि सरका ये है कि जब कोई भी एक शख्स, कोई भी अदीब, कोई भी शायर किसी दूसरे अदीब, दूसरे शायर का कोई ख़याल और कोई या कोई उसकी कही हुई बात को अपने, उसका मिसरा अपने शेर में इस तरह इस्तेमाल करे, अपने कलाम में इस तरह इस्तेमाल करे कि लगे कि उसने जानबूझकर वहाँ से ये मिसरा या ये ख़याल लिया है। तो इस अमल को अदबी चोरी कहते हैं, क्योंकि ख़याल तो किसी और का था। आपने वो ख़याल लिया और उसको अपने शेर में, अपने कलाम में इस्तेमाल कर लिया, तो इसे हम कहते हैं ख़याल की चोरी, अदबी चोरी। और इसे आम अदबी इस्तिलाह में इसे सरका कहा जाता है, ठीक है जी। अब वाज़ेह हुआ सरका क्या है, लेकिन इस पर मज़ीद बात करते हैं। बात क्या करेंगे कि अगर आप उर्दू अदब का मुताला करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि सरका जो है ये 2022 की बात नहीं है, 2021 की बात नहीं है, 2000 की बात नहीं है, बल्कि जब से उर्दू अदब लिखा जा रहा है, ठीक है जी, तो तब से ये काम हो रहा है। लेकिन फ़र्क क्या है कि पहले सोशल मीडिया नहीं था, बल्कि कोई भी मीडिया नहीं था, तो चीज़ें जो हैं वो इस तरह के ज़राए लोगों को मुयस्सर ही ना थे जिनकी तवस्सुत से चीज़ें उन तक पहुँचती या आसानी के साथ पहुँच जाती। कहीं पर कोई चोरी की तो ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि बर वक़्त मालूम हो जाए, ठीक है जी। तो ये कैसे पता चले कि अच्छा कोई साहब तो दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन कोई शख्स है जो लखनऊ में या किसी और शहर में बैठा हुआ है, मेरठ में बैठा हुआ है, और वहाँ पर उसने उसका ख़याल हो सकता है सफ़र में उसने लखनऊ वो गया हो, किसी मुशायरे में कोई शेर सुना हो, ठीक है, और वापस आकर मेरठ में 2 माह 3 माह के बाद जो है वो शेर, वो लफ्ज़, वो जो ख़याल है अपने शेर में इसी तरह इस्तेमाल किया हो उसने, और फिर वाह-वाह समेट ली हो, क्योंकि ख़याल तो बड़ा उम्दा था। तो कैसे पता चले लखनऊ के शायर को कि मेरा जो शेर है वो या तो वहाँ पर फिर लखनऊ के उस मुशायरे में बैठा हुआ वो कोई शख्स मौजूद हो मेरठ में, या दिल्ली में, या किसी भी इस इलाके में जहाँ पर चोरी की गई है, जहाँ पर सर का ये सामने आया है, ठीक है। तो या तो ऐसा हो जिसके चांसेस बहुत कम है या ना होने के बराबर है, ठीक है। और ये बात फिर दोबारा वहाँ तक पहुँचे, फिर कार्रवाई कैसे होगी? कौन ये साबित करेगा किसने चोरी की, किसने पहले पढ़ा, किसका बाद में? आप शेर आज पढ़ रहे हैं, आप कहें मैंने ये 2 साल पहले लिखा था, ठीक है? तो बहुत से मामलात होते थे। लेकिन आज का दौर जो है वह 2022 जो है, ये दौर जदीद है, और दौर जदीद में मीडिया, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया ने ये काम बड़ा आसान कर दिया है। कौन-सा काम आसान कर दिया है? चोरों को पकड़ने का काम आसान कर दिया है। अब लिखने वाले रिसालों में बाद में लिखते हैं, पहले अपनी तख्लीक़ात अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वो पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, और जैसे ही उनका कोई ख़याल अ, या शेर चुराकर कोई दूसरा शख्स अपने अकाउंट पर पोस्ट या अपलोड करता है, तो एक तो वो उनको खुद ही मालूम हो जाता है, क्योंकि शायर शायरों के पास ऐड होते हैं, ठीक है। अदीब अदीब को ऐड नहीं करेगा तो किसको करेगा, ठीक है। तो जिस तरह असातिज़ा असातिज़ा को ऐड करते हैं, तो इसी तरह जो कम्युनिटी होती है, तो एक जैसी सोच रखने वाले जो लोग होते हैं वो एक दूसरे की तलाश में रहते हैं, और अच्छे लोग अच्छे लोगों को या हम मिजाज लोगों को ढूंढते हैं। बहरहाल, तो ठीक है जी, वो एक तो वो खुद जान जाते हैं वो जब कोई इस तरह की पोस्ट होती है। वरना तो जो उनके मदाह होते हैं या उनके दोस्त अहबाब होते हैं, वो क्या करते हैं कि उन्हें आगाह कर देते हैं कि भई ये देखो स्क्रीनशॉट है, और जो फलाँ शायर है
इन्होंने आपका जो फ़लाँ शेर है, जो आपका बड़ा मशहूर शेर है, वो अपने इस कलाम में उन्होंने ये मिसरा और ये ख़याल हूबहू वैसा ही इस्तेमाल किया है। तो फिर क्या होता है कि जनाब चोरी पकड़ी जाती है। अब जब चोरी पकड़ी जाती है तो ज़ाहिर है कि फिर उस पे कार्रवाई होती है, फिर कुछ शायर तो मान जाते हैं, कुछ ब्लॉक कर जाते हैं और फिर ये इस तरह का मामला होता है। ठीक है जी, और इस पर बाकायदा आम जो शख्स होता है, जो आम रीडर है, जो फ़ेसबुक इस्तेमाल कर रहा है या जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स इस्तेमाल करता है, जो आम बल्कि हर शख्स, हर दूसरा शख्स इस्तेमाल कर रहा है, उस तक ये बात बहरहाल पहुँच जाती है और जो चोरी करने वाला शख्स जो होता है, वो छुपता फिरता है। ठीक है? तो लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था, क्योंकि इस तरह की सहूलियत मौजूद नहीं थी। अब देखें, अहद कदीम में ना सिर्फ़ अदबी चोरी की जाती थी, बल्कि उस चोरी करने वाले जो चोरी करते थे वो डट कर खड़े भी हो जाते थे और कहते थे कि भाई नहीं, ये तो मेरा शेर है, ये ख़याल तो मेरा है। जिस तरह हमने बात की कि कोई इस तरह ऐसा कोई ऐसे वसाइल नहीं थे कि वो अपनी बात पहुंचा सकते या कोई सबूत होता। ठीक है जी। क्योंकि पहले के शायर के पास मीडिया और तबाअत की यानी पब्लिशिंग की सहूलियात मौजूद नहीं थी कि सबूत पेश किया जाता। देखिए अब क्या सबूत होता है, मिसाल के तौर पर आज के दिन पर मैंने कोई शेर लिखा, ठीक है, कोई भी शेर कहा और मैंने वो अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर दिया अपने नाम के साथ। अब अगर आज के बाद कोई भी उसको अपने नाम के साथ पोस्ट करेगा तो मैं अपना स्क्रीनशॉट लूँगा, उसका लूँगा और फिर हम इस पर झगड़ा कर सकते हैं कि जनाब देखें, सबूत ये है कि सबसे पहले मैंने पोस्ट किया है। अगर आपका शेयर होता तो आप पोस्ट करते। अच्छा, ये चोरी हकीकत तब बन जाती है जब कि शेयर तो किसी और का हो और वो आपका दोस्त हो, उसने आपको ऐसे ही सुनाया हो किसी महफ़िल में। उससे पहले आप खुद ये पोस्ट कर दें सोशल मीडिया अकाउंट पर और फिर कहें जनाब कोई सबूत दिखाएँ कि इस तारीख से पहले 27 नवंबर से पहले रात 10 बजे से पहले कहीं किसी अकाउंट पर ये शेयर पोस्ट हुआ है? तो वो कहेगा नहीं जनाब पोस्ट तो नहीं हुआ। तो उसने कहा तो फिर तो मैंने तो पोस्ट किया है, इसका मतलब ये तो मेरा है। तो कहने का मकसद ये है कि आज के कारी को सबूत दरकार होता है तो वो इस तरह दिया जाता है। लेकिन पहले इस तरह का मीडिया नहीं था, कोई किताबें लोगों की पब्लिश नहीं हुई थी या वो बाद में फिर किताबों तक भी रसाई हुई और किताबें शाया होती रहीं। लेकिन आज के दौर में ये सहूलत बहुत आम है, जिसके पास किताब नहीं है उसके पास पीडीएफ की सहूलत है और वो हर कोई एक दूसरे हर किसी शख्स की के मोबाइल में हज़ारों किताबें पड़ी होती हैं। ये और बात है कि हज़ारों में से एक किताब भी पढ़ने की तौफ़ीक नहीं होती हम में से अक्सर लोगों को। तो बहरहाल ये तो है, चलिए ये तो अच्छी बात है कि किताब है तो सही ना। तो जब तौफ़ीक होगी तो इंशाअल्लाह तब पढ़ भी लेंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि सबके पास आजकल सहूलियत मौजूद है। तो सबूत तो पहले पेश नहीं किया जा सकता था कि ये ख़याल आपके ज़हन में पहले आया या मेरे ज़हन में पहले आया। ठीक है जी, इसलिए पकड़ भी नहीं हो सकती थी, चोर जो है वो चोरी करके घूमता फिरता रहता था और इस तरह की पकड़ या चोरी साबित बहुत कम हो पाती थी। कुछ लोग मान भी जाते थे, जो बड़े शायर थे, जो अच्छे शायर थे, अगर उनको मालूम होता था तो वो ऐसा कर भी लेते थे, लेकिन ये बहरहाल कम होता था। अच्छा, एक और इस्तिलाह है तवारत। ठीक है जी। तो अब अमूमन हमारे यहाँ समझा ये जाता है कि सरका और तवारद एक ही चीज़ के 2 नाम हैं, ठीक है। तो यहाँ ये बात काबिल गौर है कि देखा जाए कि सरका और तवारद एक ही मायने के 2 अल्फ़ाज़ हैं या अलग-अलग मायने रखने वाली इस्तिलाहात हैं। अब देखते हैं कि सरका है क्या? तवारद जो है वो अदब में आम बात है और एक हद तक उसकी इजाज़त होती है। तो अब ये देखते हैं कि आया ये दोनों एक ही चीज़ें हैं या दोनों में फ़र्क है? तवारद क्या है? अब गौर कीजिएगा। सरका क्या था? एक ख़याल को जो पहले किसी और ने बयान किया हूबहू वैसे ही अपने कलाम में पेश करना अपने नाम के साथ, ये सरका था। तवारद क्या है? एक ख़याल है जो किसी शायर के ज़हन में आया और उसने अल्फाज का रूप देकर उसे अपने कमाल फ़न से शेर की शक्ल दे दी। कोई ख़याल ज़हन में आया और उसने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया और उसे शेर बना दिया, ठीक है? और फिर यही ख़याल जो उस शायर के ज़हन में आ चुका है, किसी और शायर के ज़हन में आया और उसने उस ख़याल को अपने अंदाज़ से अपने अल्फाज में शेर की शक्ल में ढाला, तो इस पूरे अमल को क्या कहेंगे? तवारद। आप कहेंगे जनाब ये तो दोनों एक जैसी चीज़ें हैं। बिल्कुल, सुनने में
और देखने में एक जैसी लग रही हैं लेकिन एक जैसी नहीं है, ठीक है। वहाँ पर जो ये काम किया जा रहा है तो कैसे किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि ख़्याल है किसी और के ज़हन में आ गया, आपके भी ज़हन में आ गया, ठीक है, तो आपने उसको लिख लिख डाला, आपने उसका शेर पढ़ा ही नहीं है, आपने सुना ही नहीं है। तो इस अमल को शेरी इस्तिलाह के तौर पर इसे तबारत कहा जाता है। और ये अच्छी चीज़ ख़याल नहीं की जाती। बड़े जो शुरा होते हैं वो क्या करते हैं, जब इस तरह का उनको इल्म होता है कि भई आपने ये शेर 2022 में कहा है, लेकिन यही ख़याल 2021 में एक और शायर के यहाँ यूँ मिलता है। तो वो चाहें तो इस पर डट सकते हैं कि जनाब वो, मैं जो भी आप कसम कहें मैं ले सकता हूँ कि मैंने उनका शेर नहीं पढ़ा। लेकिन वो कहते हैं कि चूँकि यही ख़याल किसी और के शेर में आया है, तो मैं इसे अभी हाल ही में अम्बरीन हसीब अंबर, डॉक्टर अम्बरीन हसीब अंबर बहुत अच्छी अहद हाज़िर की शायरा हैं। तो उन्होंने अपना एक शेर, अपने एक शेर से वो दस्तबरदार हुईं और वो शेर किसी और शायरा के हक़ में उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैंने उनका शेर नहीं पढ़ा था, लेकिन मुझे आज मालूम हुआ कि यही ख़याल उनके शेर में मौजूद है। हमने वहाँ पर लिखा भी था कि आपका शेर थोड़ा-सा मुख्तलिफ़ है, लेकिन उन्होंने बहरहाल ये अखलाकियात का एक बुलंद सतह है अखलाकियात की, कि उन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया। ठीक है जी, तो इसे कहते हैं तवारत। ये सरका नहीं है, क्योंकि शेर पहले पढ़ा ही नहीं है, ख़याल ज़हन में आया ही नहीं है, खुद ब खुद आ गया। अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, उस पर बात करते हैं। लेकिन अब सवाल आपके ज़हन में ये आता होगा, जो कि आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप सैटिस्फ़ाई हुए, मुतमईन हुए, बात समझ में आई। अगर नहीं आई तो हम मज़ीद इस पर बात करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अब ये कैसे मालूम हो कि ये सरका है कि ये तवारत है? ठीक है, कमो-बेश दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, तो एक मस्बत है, एक मनफ़ी है, तो ये कैसे मालूम हो? तो मालूम कैसे हो जनाब? तो तलबा व तलबात, ये सिर्फ़ वही शख़्स मालूम कर सकता है, वही रीडर मालूम कर सकता है, वही क़ारी मालूम कर सकता है, जो उन 2 शायरों का नज़र अमीक़ से मुताला कर चुका हो। मिसाल के तौर पर अहमद फ़राज़ और परवीन शाकिर 2 अपने अहद के, बल्कि एक ही अहद के 2 बड़े शायर हैं। वो बहुत अच्छी शायरा थीं और वो बहुत अच्छे शायर थे। अब एक शख़्स है जिसने परवीन शाकिर की भी किताबें पढ़ रखी हैं, जिसने अहमद फ़राज़ को भी बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है। अब इन 2 शायरों के यहाँ अगर ये मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये मामला नज़र आया, तो चूँकि दोनों को पढ़ रखा है, लिहाज़ा वो उनके शेरी मिज़ाजों से वाकिफ़ हैं, कि ये ऐसे शायर नहीं है कि किसी के कलाम से कोई चीज़ चोरी करें और अदबी सरका ये इल्ज़ाम इनके सर पर आए। तो वो उनकी शेरी चूँकि मुताला करता है उनका, लिहाज़ा उनके शेरी मिज़ाजों से वो वाकिफ़ होता है। अ, और फिर आप और हम ये भी समझते हैं कि देखें, ऐसा मुमकिन तो है ना कि एक ही ख़याल 2 मुख्तलिफ़ अशख़ास के ज़हन में आ जाए और वो इत्तेफ़ाक से दोनों शायर हैं, तो उसे वो शेर बना ले, ख़याल चूँकि अच्छा है। अब देखें, इंसानी ज़िंदगियों के जो मामलात हैं, कमोबेश एक जैसे होते हैं। सबको भूख का मसला दरपेश है, सबको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, सबको मकान चाहिए, सबको औलाद की फ़िक्र खाई जाती है। जिसको औलाद नहीं होती, औलाद होने का इंतज़ार कर रहा होता है। जिसके यहाँ औलाद है, वो इस पर परेशान है कि अब कैसे इनको अच्छी सहूलियात कैसे दूँ? ठीक है, जो तालीम नहीं हासिल कर पा रहा, उसके पास ये मसाइल हैं तालीम की। जो हासिल कर चुका है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, मुलाज़मत नहीं मिल रही है। तो कई तरह के मसाइल हैं, और ये तमाम मसाइल ऐसे हैं जो बैक वक़्त तमाम इंसानों के, या इंसानों के एक बड़े तबके के मसाइल हैं, ठीक है? तो मसाइल की नोयत कमोबेश तमाम इंसानों की एक जैसी होती है, और तजुर्बात का मामला भी यही है, ठीक है? आपने किसी के साथ अच्छाई की और बदले में आपको अच्छाई नहीं मिली, जो कि 99% लोगों के साथ होता है। तो अब उस शायर ने भी ऐसा किया तो उसके साथ भी यही हुआ, इस शायर ने भी ऐसा किया तो उसके साथ भी यही हुआ। अब उस नतीजे से उसने अगर इस तरह का कोई ख़याल उसके ज़हन में आ गया, और इस शायर के ज़हन में भी इस तरह का कोई ख़याल आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि ये सरका है? हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे, चूँकि दोनों उर्दू ज़बान के शायर हैं। हो सकता है 1-2 लफ्ज़ भी मैच कर जाएँ, एक जैसे निकल आएँ, ठीक है? तो अगर आप दोनों शायरों के शेरी मिज़ाजों से वाकिफ़ हैं, तो फिर आप आसानी के साथ इन चीज़ों को समझ लेंगे
कि एक ही मौजू दो मुख्तलिफ़ किस्म के अशख़ास शुरा के यहाँ पाया जा सकता है और ऐन मुमकिन है कि एक ही तरह आ जाए, लेकिन अखलाकी तकाज़ा क्या है कि जो शेर पहले आया हो तो दूसरा शायर उसके हक़ में अगर बहुत ज़्यादा मुमासिलत है तो छोड़ दें अपना वो शेर, ठीक है। मज़ीद शुअरा जो हैं वो इस हवाले से बेहतर जानते हैं, लेकिन सरका और तवारुद में ये फ़र्क है। मिसाल के तौर पर आपको एक छोटी-सी मिसाल आपके सामने पेश करते हैं कि मीर का शेर देखिए। डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी ने अपनी किताब असनाफ़े अदब में, जो कि बड़ी मशहूर है और तकरीबन हर शायर के हर तालिब इल्म के पास मौजूद होती है, बल्कि मौजूद होनी चाहिए, मेरा मशवरा है, आप ले लीजिए, ठीक है। तो मीर तकी मीर का एक शेर है कि सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब ने ये शेर दिया है और वहीं पर उन्होंने सौदा का एक और दूसरा एक शेर दिया है, वो देखिएगा। सौदा के जो बाली पे गया शोर क़यामत, खुद्दाम अदब बोले, अभी आँख लगी है, अभी आँख लगी है, ठीक है जी। अब आमकारी ये भी जानता है कि मीर और सौदा जिस पाए के उस्ताद शायर थे, उनसे सरका की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। तो साबित क्या होता है यहाँ से कि शुरा के कलाम के मुताले से सरका और तवारुद में फ़र्क किया जा सकता है। अगर आपने मीर को पढ़ रखा है, अगर आपने सौदा को पढ़ रखा है और दोनों के अदबी मकाम से वाक़फ़ियत रखते हैं, शेरी इल्म रखते हैं आप, तो जान सकते हैं, वगरना ऐसा कोई स्केल अभी तक नहीं आया सामने या हमारे इल्म में नहीं है। अगर आपके इल्म में है तो बता दें। उम्मीद है कि नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं, ठीक है जी। जिस तरह नई इन्वेंशंस हो रही हैं, इस तरह का कोई सिलसिला निकल आए जो ये जान पाए कि ख़याल किसके जहन में पहले आया, ठीक है, ताकि सरका और तवारुद के दरमियान तमीज़ की जा सके। तो बस एक ही ये हल है जो कि मैंने आपको बताया है कि जो कारी जिसका मुताला अच्छा है वो कर सकता है, वगरना इस तरह का कोई भी पैमाना, कोई कुछ ऐसा सामने नहीं आया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, मैं चाहूँगा कि आपके साथ उस किस्से का इश्तराक करूँ। तवारुद और सरका के दरमियान जो फ़र्क है वो आप जान जाएँगे। अहमद फराज बहुत अच्छे शायर थे, बल्कि हैं शायर, जो कि अगर आप पढ़ रहे हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि वो हैं। वो जिस्मानी तौर पर हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन अदबी हवाले से, अपने अदबी काम के हवाले से, अदब को पसंद करने वालों के यहाँ वो हमेशा मौजूद हैं और उनके शेर, अपने शेरों की सूरत हमारे दरमियान है, ठीक है जी। तो अहमद फराज से इंटरव्यू लिया जा रहा था, ग़ालिबन यूट्यूब पर ही कोई वीडियो थी। मैं अक्सर फ़ारिग औक़ात में ये करता हूँ कि जो पुराने जो लोग थे, जो गुज़र गए, जो अब हमारे दरमियान नहीं है या हम महरूम रहे उनसे मिलने से। जैसे मेरी बड़ी बड़ी ख़्वाहिश थी कि मैं परवीन शाकिर से कभी मिलता, या कभी-कभी ख़्वाहिश ये उभरती है कि काश गालिब के दौर में होता और दिल्ली की गलियों में जिस तरह गालिब बैठा करते थे और महफ़िलें जमती थीं, तो कभी उस महफ़िल का हिस्सा बनता। लेकिन ज़ाहिर है कि इस तरह का ये ख़याल ही हो सकता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल, तो हम तो मैं बात कर रहा था आपसे अहमद फराज की। तो अहमद फराज से एक इंटरव्यू, तो मैं इसकी ये तशनगी से दूर करता हूँ कि मैं उनके इंटरव्यूज़ देखता हूँ यूट्यूब पर या उनके प्रोग्राम्स सुनता हूँ और इस तरह उनकी बातें सुनकर उनसे सीखता हूँ, ठीक है। तो अहमद फराज का एक इंटरव्यू था। इंटरव्यू लेने वाले शख्स ने उनसे सवाल किया कि जनाब, आप के पसंदीदा शायर कौन है? उन्होंने गालिब का नाम लिया था। फिर उनसे कहा गया कि आप आजकल सबसे ज़्यादा किस शायर को पढ़ते हैं या किस शायर को आप पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा? तो उन्होंने जवाब दिया कि पहले बहुत शुअरा को पढ़ता था और बहुत बार पढ़ता था, लेकिन अब मैं नहीं पढ़ता। तो जो एंकर था, जो इंटरव्यू लेने वाला था, वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, अच्छा आप नहीं पढ़ते? तो उनसे ना पढ़ने का सबब पूछा कि अच्छा क्यों नहीं पढ़ते? वो हैरान हुआ कि इतना बड़ा शायर, वो ये कह रहा है क्योंकि हमने तो ये सुना और पढ़ा है हमेशा कि बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ने से
थोड़ा अच्छा लिखा जा सकता है। तो अहमद फराज ने कहा मैं नहीं पढ़ता। तो जब उनसे पूछा गया कि क्यों नहीं आप पढ़ते, तो वजह बताइए। तो उन्होंने वजह बताते हुए क्या कहा कि मुताले का उन्हें नुकसान होता है। और नुकसान, ये आपके लिए हैरान कुन बात होगी, लेकिन आप उसे कोट कर सकते हैं। ठीक है, मुताले का उनको नुकसान क्या होता है कि जो भी वो कहते हैं कि मैं जो भी अच्छा शेर लिखता हूँ, तो ये गुमान होता है कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा शेर है, ये कहीं ज़रूर कहीं मैंने पढ़ा होगा, तभी मेरे ज़हन में ये ख़्याल आया है और मैंने इसको लिखा है। और फिर ये ख़्याल आते ही बहालत मजबूरी मुझे वो शेर मेरा शेर ज़ाया हो जाता है। मैं उसको रद्द कर देता हूँ, नहीं सुनाता कहीं पर, अपनी किसी किताब में शामिल नहीं करता। तो इसका हल मैंने ये निकाला कि मैंने अब मुताला करना दूसरे शुरा को या बिलख़ुसूस हम असर शुरा को पढ़ना बंद कर दिया है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि कितना बड़ा शायर है, अ, वो भी इस बात से एहतियात बरत रहा है। तो आप देखें कि आम जो आदमी है, शायर तो कोई ख़ास और आम नहीं होता, लेकिन फ़िक्र होती है, फ़न होता है। तो अहमद फराज दोनों वाले से अहम नाम थे। तो आम शायर को या आम अ, आदमी को ही सही, जो भी अदब लिखता है बहरहाल, उसको किस कदर एहतियात की ज़रूरत है कि सरका और तबारुद के दरमियान जो फ़ासला है, जो फ़ासलाती लकीर है, उसको कहीं अबूर ना कर जाएँ। और कहीं ये ना हो कि अच्छा, तवारुद से भी लोग डर रहे हैं, जैसे मैंने अब अहमद फराज की आपको बात बताई। तो बहरहाल अ, आप यहाँ से समझ गए होंगे कि मामले की नज़ाकत क्या है। अब आप यूँ समझ लें, बिल्कुल आसान अल्फाज में इसको हम लपेटते हैं, इस बात को ख़त्म करते हैं कि आप क्या समझें, आप यूँ समझें कि सरका और तवारुद एक ही इस्तिलाह के दो नाम नहीं हैं। ठीक है, वो चोरी है, वो नेगेटिव है। ये ख़याल की मुमासिलत है और ये पॉज़िटिव है एक तरह से। ठीक है? बल्कि दोनों में क्या है, दोनों में बारीक सा फ़र्क है, और वो फ़र्क ज़ाहिर है कि मौजूद है तो गिना जाएगा, समझा जाएगा, और उसको समझने के लिए मुताले की ज़रूरत है। ठीक है जी। अभी एक तालिबा थी, उन्होंने ग्रुप में मालूम करना चाहा कि दाखिलियत क्या है और ख़ारिजियत क्या है। तो मैंने कहा ये सवाल जो है वो बहुत तालिब इल्म पूछते रहते हैं, फ़ेसबुक पर देखते हैं, हम कहीं और देखते हैं तो पूछते रहते हैं। तो आज इसकी वज़ाहत करते हैं, और वज़ाहत ऐसे आसान अल्फाज में करने की कोशिश की है कि इंशाल्लाह ये आप समझ लेंगे, जान लेंगे, तो इसके बाद ख़ारिजियत और दाखिलियत के हवाले से आप कहीं परेशान नहीं होंगे। जब भी ये लफ्ज़ आएगा तो आप जान जाएँगे कि किस की बात हो रही है और किस तरह की बात हो रही है। ठीक है? तो लेकिन इससे पहले कि हम दाखिलियत पर बात करें और उसके बाद ख़ारिजियत पर बात करें, 2 इस्तिलाहात हमने देख ली हैं, सरका देख लिया और उसके बाद हमने तवारुद को देख लिया। अब दाखिलियत और फिर ख़ारिजियत को देखेंगे, यानी 4 इस्तिलाहात को हम एक वीडियो में मुकम्मल कर रहे हैं। तो अब आपकी तरफ एक कर्ज़ रहता है, और वो कर्ज़ क्या है, मुझे बताइएगा कमेंट में, कि मुझे लगे कि यहाँ तक आपने वीडियो देखी है और बग़ौर देखी है। कर्ज़ ये है कि आपकी ये तमाम चीज़ें जो आपको मिल रही हैं यहाँ फ़ेसबुक पर, ठीक है जी, सॉरी फ़ेसबुक कह रहा हूँ, यूट्यूब पर जो आपको ये सहूलत मिल रही है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई कीमत नहीं है। आप घर बैठे आसानी के साथ जब चाहें इसको देखते हैं, तो बेहतरीन चीज़ें यूट्यूब पर अगर आप दाखिलियत और ख़ारिजियत और इस तरह की चीज़ें ढूँढें तो आपको मिल जाएँगी। हो सकता है बेहतर चीज़ें भी मौजूद हों, मुझे कम-कम मिलती हैं, शायद मुझे सर्च ना करना आता हो, आपको आता है तो हो सकता है आपको मिल जाएँ। लेकिन बहरहाल मेरा तजुर्बा रहा कि मुस्तनिद चीज़ें या तो यूट्यूब पर नहीं होती, और अगर होती हैं तो उनको बिल्कुल जो बुकिश लैंग्वेज है, जो किताबी जो एक मखसूस ज़बान होती है, जैसे तहकीक की ज़बान बड़ी मुश्किल होती है, बिल्कुल इसी तरह उनको बयान किया जाता है, यानी इस्तिलाह को जिस तरह समझाया जाता है, तो वो पूरा जो पैराग्राफ होता है, वो बज़ाते ख़ुद उसमें 3-4 इस्तिलाहात मौजूद होती हैं। तो मैंने कोशिश ये की है कि आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ, ताकि एक वीडियो के बाद आपकी तशनगी आपके यहाँ ना रह जाए, और आप बिल्कुल कहें कि जी जनाब सर, आपकी बड़ी मेहरबानी कि हमने समझ लिया। तो चलें, आप मेहरबानी अगर आप अदा कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो
मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपके इल्म में इजाफ़े का सबब बना। लेकिन इसके साथ साथ आप एक काम ये करेंगे कि एक छोटा-सा बदला चाहिए, और वो बदला ये है कि आप इस वीडियो को ऑनलाइन देखेंगे। आपके साथ राब्ते में जो भी उर्दू वाले मौजूद हैं, जो उर्दू की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरार उर्दू की, उन तक ये वीडियो पहुँचाएँगे, उन तक ये पैगाम पहुँचाएँगे कि हमने इस चैनल से फ़ायदा हासिल किया है। इस चैनल पर 42 वीडियोज़ मौजूद हैं, और रोज़ाना 1 या 2 वीडियोज़ का इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इज़ाफ़ा होता जाए, ठीक है? देखें जी, बाय प्रोफ़ेशन मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरा ये काम नहीं है। लेकिन चूँकि मैं एक उस्ताद हूँ, और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिस पर हम अपनी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, और ये चीज़ें सिर्फ़ एक बार आप मेहनत करते हैं, उसके बाद अ, अरसे तक, यानी देखें, आप कमीशन इस बार आपने इम्तिहान दिया, चले आप जो पास हुए, और जो खुदा न खास्ता जो ना हो सके, ज़िंदगी नाकामी और कामयाबी दोनों का नाम है, तो कोई बात नहीं, अगली बार। तो कहने का मकसद ये है कि जो फिर नया इश्तिहार आएगा, जो दोबारा से तैयारी करेंगे, या जो नए जो अभी पास आउट कर रहे हैं वो आएँगे, फिर वो इन चीज़ों को ढूँढेंगे। तो उनके लिए यानी मेहनत कब की, आज मैंने लेक्चर दिया, लेकिन आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल, जितने भी सालों तक ये चीज़ होती रहेगी, तो ये वीडियोज़ मौजूद रहेंगी। ये हम रहें ना रहें, वीडियोज़ मौजूद रहेंगी, यानी एक तरह का ये सदक़ाए जारिया भी है। तो ये भी खुशी होती है कि जितना इल्म है, मैं पहले ये एतराफ़ कर चुका हूँ कि मैं सब कुछ नहीं जानता, जिस तरह कोई भी शख्स सब कुछ नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, मैं ख़ुद सीख रहा हूँ। लेकिन जज़्बा ये है कि जो आता है, जो कुछ सिखा सकता हूँ, वो आपको सिखाऊँ, आप तक पहुँचाऊँ। इसके बदले में आपको ऑनलाइन इस वीडियो को देखना है, लोगों तक पहुँचाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास फ्री का नेट है, तो फिर ये है कि जितनी वीडियोज़ बार-बार आप देख सकें, तो बार-बार आप उसको देखिए। आप कोई काम कर रहे हैं, वीडियो प्ले करके आप घूमते-फिरते रहें, और वीडियो चलती रहे। ठीक है जी, तो चलते हैं अगली इस्लाह की तरफ। उम्मीद है कि आप इस बात पे तवज्जो देंगे, और अगर आप इस तरह करेंगे तो हमें हौसला मिलेगा। हमें हौसला मिलेगा तो हम मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ बनाते रहेंगे, और जिन मौज़ूआत पर आपने कुछ मौज़ूआत मैंने नोट कर रखे हैं, इंशाअल्लाह उन पर, नॉवेल्स पर हम वीडियोज़ बनाने वाले हैं, आग का दरिया, और इस तरह जो जदीद नॉवेल्स आए हैं उन पर, और इस तरह मुख्तलिफ़ जो इस्तिलाहात हैं उन पर, या असनाफ़ अदब की जो एक सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है, उन पर भी बनाएँगे। तो चलते हैं दाखिलियत की तरफ। बातें बहुत हो गई, और अब आते हैं असल काम की तरफ। दाखिलियत क्या है? अब लफ्ज़ पर गौर कीजिए, दाखिलियत क्या है? लफ्ज़ पर गौर किया तो क्या पता चला कि ये लफ्ज़ दाखिल से बना है, यानी अंदर या बातिन। आप कमरे के बाहर हैं, तो आप क्या पूछते हैं, क्या मैं कमरे में दाखिल हो सकता हूँ, अंदर आ सकता हूँ? आप बैरूनी जगह पर मौजूद हैं, आप अंदरून आना चाहते हैं, अंदरूनी जगह में आना चाहते हैं, तो लफ्ज़ दाखिल से बना है ये लफ्ज़ दाखिलियत, जिसका मतलब है अंदर या बातिन। सादा अल्फाज में अगर आप समझें, तो अदबी एतबार से जब कोई शायर अपनी शायरी में अपनी ज़ाती दिली कैफ़ियत, ज़ाती मतलब उसकी अपनी, जब वो अपनी ज़ाती कैफ़ियत और अपने एहसासात और जज़्बात को पेश करता है, तो हम कहते हैं कि इस शायर की शायरी में दाखिलियत मौजूद है। मैं नहीं समझता इससे आसान अल्फाज में समझाया जा सकता है। आप मुझे बताइएगा कि क्या मैं समझाने में कामयाब हुआ हूँ? जब कोई भी शायर अपनी कैफ़ियत, यानी जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो आप महसूस कर रहे हैं, मेरे लिए ये आम नहीं है, ठीक है? मैं उस शायर की बात कर रहा हूँ जिसकी शायरी में दाखिलियत, वो क्या सोचता है, जो मेरे एहसासात हैं, जो मेरे पास दुःख और गम मौजूद हैं, जो मेरी सोच है, उस सोच को, उस दुःख को, उन महरूमियों को अल्फाज में, यानी अपनी दिली कैफ़ियत को, एहसासात को, जज़्बात को अल्फाज की शक्ल देकर कलाम में बयान करना, अ, जब कोई शायर ऐसा करता है तो समझा जाता है कि ये दाखिली शायर है, इसकी शायरी में दाखिलियत मौजूद है, यानी इसके अंदर की चीज़, इसके बातिन की, ज़ाहिर की नहीं, बातिन की कैफ़ियत इसकी शायरी में नज़र आती हैं। इल्म नफ्सियात की ये इस्तिलाह है, ठीक है जी। तो इल्म नफ्सियात के मुताबिक लोग 2 तरह के होते हैं, शख्सियत 2 तरह की होती हैं। क्या, कौन सी? एक वो
जो अपने अंदर झांकते हैं और जब बाहर की दुनिया को देखते भी हैं तो नज़र किस नज़र से देखते हैं, अंदर की नज़र से। ठीक है, मिसाल के तौर पर बाहर मौसम बड़ा हसीन है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, बल्कि बारिश की बात नहीं करते क्योंकि अब बारिश के लिए दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि मुल्क में वतन अज़ीज़ में देखा आपने कि बारिशों ने क्या तबाही मचाई, तो बारिश का नाम ले रहे हैं तो फिर हमें डर लग रहा है। तो दुआ कीजिए कि कोई भी ऐसा सिलसिला ना हो जिससे किसी को कोई नुकसान हो, अल्लाह सबको महफूज रखे। बहरहाल, तो जब कोई ऐसा बाहर सुहाना मौसम हो और हवाएं चल रही हों, बड़ा हसीन मौसम हो, ऐसे में किसी शख्स का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, या उसका लेट सपोज, अब चलें ठीक है शायरी की बात करते हैं, उर्दू शायरी में 70% जो मौज़ूआत हैं वो रोमानवी है, उसका महबूब उसे छोड़ के चला जाए शायर को, ठीक है, और हमेशा के लिए ना मिलने के लिए चला जाए, तो मुझे बताएं कि वो जो मौसम है, इन चीज़ों से वो शायर उसको उस मौसम में जो खामोशी होगी, हवाएं चल रही होंगी, जो हवाओं की आवाज़ होगी, तो शायर को लगेगा कि ये बैन कर रही हैं, ये आवाज़ जो है ये बैन की आवाज़ है, ये मेरे दुख पर बैन कर रही हैं। तो वो जो हसीन मौसम है, उस मौसम का जो हुस्न है, उस शायर ने उस हुस्न को क्या देखा, उसको भी उदास देखा। दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साए साए करता है। अब शहर तो हमेशा से वैसा ही है। उसी दिन अगर किसी की सालगिरह होगी, किसी के यहाँ कोई पार्टी होगी, कोई फंक्शन होगा, कोई मामला होगा खुशी का, किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ होगा, बेटी पैदा हुई होगी, ठीक है जी, तो उसके यहाँ तो शहर साए साए नहीं करेगा, वो तो उसे लगेगा कि शहर में तो हर तरफ शादियाने बज रहे हैं। तो नासिर चूँकि खुद उदास थे, दाखिलियत उनके यहाँ मौजूद थी, उन्होंने क्या कहा, दिल तो मेरा उदास है नासिर, मेरा दिल उदास है, शहर क्यों साए साए करता है, शहर क्यों मुझे उदास नज़र आ रहा है। ये इसलिए उदास नज़र आ रहा है क्योंकि इल्म नफ्सियात कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, लोगों की एक किस्म ऐसी है कि जब वो अपने अंदर रहते हैं, वो अपने बातिन से ताल्लुक़ इस्तवार करके रखते हैं और बाहर के मनाज़िर को देखते भी हैं तो अंदर की आँख से देखते हैं। ठीक है जी। उनको बाहर की दुनिया के आलाम और मामलात से सरोकार ही नहीं होता। वो अपने अंदर ही मसरूफ़ रहते हैं, अपने दुःख में ही मसरूफ़ रहते हैं। और दूसरी किस्म उन लोगों की क्या है? दूसरे लोगों की जो बाहर की दुनिया से वास्ता रखते हैं, और इस पर हम बात करेंगे कि ख़ारिजी एहसासात को वो अहमियत देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? यकीनी तौर पर ख़ारिजियत कहेंगे, तो इस पर ख़ैर बात होती है। दबिस्तान दिल्ली के जो शोरा हैं, उनके यहाँ हमें दाखिलियत मिलती है। जैसे मीर का कलाम देखें तो उनका जो गम है, उनका जो दुःख है, उनकी जो परेशानी है, उनकी ज़िंदगी पूरी आलाम की एक कहानी है। तो जो मीर का जो गम है, वो मीर का गम नज़र नहीं आता, वो पूरी कायनात का गम बन जाता है। ठीक है? यानी शुरुआत दाखिलियत से होती है। मीर के अपनी महरूमी से, अपने गम से होती है, लेकिन वो गम निकल कर फिर पूरी कायनात का गम बन जाता है। उनके यहाँ लफ्ज़ से पहले उसके मायने अहमियत के हामिल। ठीक है जी। तो ख़ारिजियत क्या है? अब दाखिलियत हमने देख लिया। अगर आपने दाखिलियत को समझ लिया आसानी के साथ, तो यूँ समझिए कि आपने ख़ारिजियत को भी समझ लिया आसानी के साथ, क्योंकि ख़ारिजियत जो है वो दाखिलियत की ज़िद ही है। ये दाखिलियत की ज़िद है। ये क्या? ख़ारिजियत दाखिलियत की ज़िद है। दाखिलियत में क्या होता है कि शायर जो होता है वो क़ल्बी वारदात को अपने कलाम में बयान करता है, यानी जो वो महसूस करता है, जिस तरह हम बात करके आए कि जो वो महसूस करता है, जो उसने देखा हुआ होता है, जो उस पर गुज़र रही होती है, वो उसको अल्फाज का रूप देकर पेश करता है। ठीक है? लेकिन ख़ारिजियत में ऐसा नहीं होता। ख़ारिजियत में क्या होता है? ख़ारिजियत में शायर अपनी ज़ात से निकल कर इर्द-गिर्द फैली ज़िंदगी को देखता है, उसका मुशाहिदा करता है, और वो अंदरून का कायल नहीं होता, वो बहरून का कायल होता है। वो देखता है बाहर क्या है, मनाज़िर कैसे हैं। और आपको मज़ीद समझाने के लिए आप यूँ कीजिए कि आप इसको इस तरह देखें, इस तरह समझिए कि वो जो शख्स होता है, वो जो शायर होता है, वो शख्सी आदात से पहले लिबास
की तारीफ़ करता है। मिसाल के तौर पर अगर वो किसी शख्स को देखेगा तो पहले ये नहीं देखेगा कि उसका उसकी बात क्या है, उसका मतलब क्या है, ठीक है? वो उसकी आदत नहीं देखेगा, उसका दिल नहीं देखेगा, उसकी नेचर, उसकी फ़ितरत नहीं देखेगा। वो क्या करेगा, उसके लिबास की तारीफ़ करेगा, बनाव सिंगार की तारीफ़ करेगा। सताइश उसके यहाँ मिलती है यानी ज़ाहिर की। महफ़िल की रौनकें उसके नज़र को अहम लगती हैं, ठीक है? सादा अल्फ़ाज़, आम अल्फ़ाज़ बिल्कुल आसानी के साथ हम यूँ कहें कि वो ये देखता है कि पैमाना जो है वो कैसा है। जो गिलास वो है ना, बशीर बदर का एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, दाखिलियत की नहीं बल्कि ख़ारिजियत की। ये उम्दा मिसाल है। बल्कि एक तरह से बशीर बदर ने बेहतरीन अंदाज से उसको बयान किया है। कैसे बयान किया है? यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, मुझे गिलास बड़े दे शराब कम कर दे। यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, मुझे गिलास बड़े दे शराब कम कर दे। यानी हकीकत क्या है? मिसाल के तौर पर कोई आपको चाय पेश करे और क्या करे कि चाय तो पेश करे लेकिन कप बड़ा खूबसूरत हो, बड़ा हसीन सा कप हो और उस कप के अंदर जो है वो चाय बिल्कुल थोड़ी सी हो, 2 घूंट चाय हो और कप बहुत बड़ा मग हो, वो आपको दिया जाए ताकि आप पिएँ उसको। तो कैसा महसूस कैसा होगा आपको? अच्छा, जो कप है वो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन उसके अंदर असल काम की चीज़ क्या है? कप की अहमियत तभी है जब अंदर उसकी जो चीज़ पड़ी हुई है वो हमारे काम की चीज़ हो। तो आज का जो दौर है वो बनाव सिंगार का दौर है, वो दिखावे का दौर है। तो शायर कह रहा है कि यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, जो आदमी है उसकी कीमत नहीं है। बेहतरीन आप किसी महफिल में चले जाएं, सब बन-ठन कर आएँ और आप बिल्कुल सादा सा लिबास पहन कर जाएँ, साफ-सुथरा हो लेकिन सादा हो, लोग कहेंगे जनाब आपको तो एटिकेट्स नहीं है, आपको तो मालूम नहीं है किस फंक्शन में, किस तकरीब में क्या पहनना चाहिए। देखिए आप कैसा सादा लिबास पहन कर आ गए हैं और ये तो शादी-ब्याह की तकरीब है, इसमें तो आप बड़े चमक-दमक वाले कपड़े पहनने थे आपको, आप कैसे पहन कर आए हैं? तो आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं है। तरह-तरह की बातें आप सुनेंगे, ठीक है? वो बंदा क्या है, उसकी सोच क्या है, वो किस लेवल का आदमी है, किस सतह का आदमी है, ऐसे किसी को सरोकार नहीं है क्योंकि वो दाखिलियत के कायल नहीं है, वो खारजियत के कायल है। अदब में भी यही होता है। लफ्ज़ को देखो, लफ्ज़ के मायने को ना देखो, ये है खारजियत। ठीक है? लफ्ज़ को किस तरकीब के साथ, किन सनतों का इस्तेमाल किया गया, किस खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया गया और एक लफ्ज़ को किस तरह ज़ुमायनी बना दिया गया और कहना कुछ चाह रहे थे और समझा कुछ गया। तो मतलब ये जो तरह-तरह की जो तरकीबें हैं, ये जब इस्तेमाल की जाती हैं, जब उन सनतों का खूबसूरत इस्तेमाल किया जाता है, बेहतरीन अल्फ़ाज़ के इंतख़ाब पर गौर किया जाता है बजाय ये कि हम उन अल्फ़ाज़ के ज़रिए पेश क्या कर रहे हैं, ये ख़ारजियत कहलाती है। ठीक है जी? तो दबिस्तान लखनऊ आपके सामने है। उसके जो शोरा हैं उनके यहाँ ख़ारजियत मौजूद है, दाखिलियत उनके यहाँ दिल्ली वालों की निस्बत बहुत कम नज़र आती है और ख़ारजियत वाज़ेह नज़र आती है। उनके यहाँ ज़िंदगी का जो रंग मौजूद था आप अगर अब भी उनकी शायरी पढ़ें तो आपको नज़र आएगा, उसमें सहूलियात की फरावानी थी। देखें दिल्ली के 7 बार उजड़ी, ठीक है? मीर सताए हुए थे और हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दियार के और इस तरह के शेर वो कहने लगे, कहते रहे, ठीक है? और काफ़ी अर्सा तक जो भी बहरहाल दिल्ली से वाबस्ता लोग थे, वो ज़ाहिर है किसी का शहर उजड़ेगा तो उसके हालात पर उसके असरात तो बैरूनी असरात भी होंगे और अंदरूनी असरात भी होंगे। लेकिन लखनऊ का मामला जुदा था, वहाँ पर लूट मार नहीं थी, सहूलियात की फरावानी थी, रक़्स व सुरूर की महफ़िलें थीं और जंग नहीं थी, लूट मार नहीं थी और ऐसे ऐसे जो हालात होते हैं ना, वो तकाज़ा करते हैं कि ज़िंदगी का ख़ारजी रंग ही देखा जाए। और दुख और अलम से उसका क्या वास्ता? वो चाहते हैं ऐसे हालात मजबूर कर देते हैं इंसान को कि वो अच्छा सोचे, वो बुरा ना सोचे। ठीक है जी?
तो इन इन हालात का तकाज़ा क्या होता है कि ज़िंदगी का ख़ारजी रंग देखा जाए और उन्हें ना सिर्फ़ देखा जाए बल्कि सराहा भी जाए। उनके यहाँ गम से ज़्यादा निशात व सुरूर मौजूद होता है। ठीक है? तो ख़ारियत ही इसकी सबसे अहम वजह है कि गम का ताल्लुक, इसकी वजह क्या है कि गम का ताल्लुक अंदरूनी दुनिया से होता है, और अंदरूनी दुनिया वाले कौन? दाखिलियत वाले। जबकि निशात व सुरूर, लुत्फ़ का ताल्लुक किससे होता है? बैरूनी दुनिया से होता है। ठीक है जनाब। इसकी एक और सादा सी मिसाल लें, आम सी बात। इंसान खुशी के लम्हे भूल जाता है, गम के लम्हे नहीं भूलता है। क्यों? ऐसा क्यों है? आपने कभी गौर किया है कि कोई शख्स है, ये तो खैर इंसान की नाशुक्री है, कोई शख्स है जिसने 10 बार आपकी मदद की, ठीक है जी, मुश्किल वक्त में आपके काम आया, लेकिन हम ऐसे एहसान फरामोश हैं कि जब 11वीं बार हमें उसकी मदद की ज़रूरत पड़ी और वो मजबूर था, वो मदद ना कर सका, तो इंसान ऐसा है कि उसको वो 11वीं बार जो उसने मदद नहीं की, तो वो एक बार याद रह गया और 10 बार वो भूल गया इस बात को। तो अब मुझे बताएं ज़रा कि गम में शिद्दत ज़्यादा होती है या निशात व सुरूर में? तो निशात व सुरूर, बहरहाल कहने का मकसद ये है कि महफ़िलों और इस तरह की चीज़ों से ये चीज़ें हासिल होती हैं, और खुशियों का समा होता है तो लुत्फ़ पैदा होता है। गम से तो लुत्फ़ लेने वाले फिर तो कमाल करते हैं जो कि ये करते हैं। तो बहरहाल दबिस्तान दिल्ली के यहाँ दाखिलियत है, और दबिस्तान लखनऊ के यहाँ ख़ारजियत मौजूद है। अब आपने इस वीडियो में हमने 4 चीज़ों को देखा, 4 इस्तिलाहात को देखा। कौन सी 4 इस्तिलाहात? हमने देखा कि सरका किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने किस चीज़ को देखा कि सरका अलग चीज़ है और तबारत अलग चीज़ है। इन दोनों में फ़र्क है, और दोनों में क्या फ़र्क है, कैसे इस फ़र्क को जाना जा सकता है, कैसे पहचाना जा सकता है, इस चीज़ को हमने देखा। और इन 2 इस्तिलाहात को समझने और आसान अल्फाज में समझने के बाद हमने तीसरी इस्तिलाह देखी। वो इस्तिलाह क्या थी? दाखिलियत। और फिर हमने थोड़ा सा साथ साथ दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ हमारा मौजू नहीं था, लेकिन लगे हाथों हमने ये सोचा कि इसको भी थोड़ी सी इसकी भी वजाहत हो जाए, और अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप इसका जवाब भी आसानी के साथ दे सकें। तो हमने उस पर भी बात की। और फिर दूसरी बात हमने किस पर की? हमने बात की आखिर में, आखिरी इस्तिलाह जो थी हमारी वो थी ख़ारजियत, और दबिस्तान लखनऊ के हवाले से हमने बताया कि ये उनके यहाँ मौजूद है। तो 4 इस्तिलाहात आज की इस वीडियो में आपके लिए हमने पेश की हैं। उम्मीद है कि इनको इस तरह वज़ाहत के साथ आप यूँ महसूस किया कीजिए कि बहुत पहले किसी ने कहा था कि वीडियो तवील होती है, तो हमने उनको उस सब्सक्राइबर को ये जवाब दिया था कि जनाब, आप अगर यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं तो आप जानते होंगे कि प्रोफ़ेसर साहब की क्लास जो होती है वो 40-50 मिनट तक की होती है। लेकिन जब कोई ऐसा मौज़ू होता है तो ना प्रोफ़ेसर साहब को इल्म होता है कि 40 मिनट कब के गुज़र चुके हैं, या हम जब पढ़ा रहे होते हैं क्लासों में तो 40 मिनट की क्लास होती है, बेल हो जाती है, ठीक है जी। तो घंटी बज जाती है कि अगली क्लास शुरू होने वाली है, आपका वक्त पूरा हुआ ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन हमें होश नहीं होता, मौज़ू ऐसा चल रहा होता है, और जो तालिब इल्म होते हैं वो हमतन गोश होते हैं। तो 40, 45 और 50 मिनट बाज़ों का तो ये होता है कि बाहर जो है वो दूसरे प्रोफ़ेसर साहब खड़े होते हैं, और वो कहते हैं, जनाब मैं कब से खड़ा हूँ यहाँ पर, क्योंकि दोस्त हैं। तो कह भी देते हैं। तो समझाने की बात ये है कि काम की चीज़ जब बताई जाती हैं या गुफ्तगू ऐसी होती है तो फिर वक्त का तय्युन एक तो करना बड़ा मुश्किल होता है, दूसरा कमाल तो वो लोग करते हैं जो कि देखते हैं कि अच्छा 40 मिनट की क्लास थी तो 42 मिनट हो गए। ये वो बंदा सोच सकता है ऐसा जो कि चाहता है कि बस फ़ॉर्मेलिटी पूरी हो। तो देखें जी, हमारी जो वीडियोज़ हैं उनमें वक्त का तय्युन नहीं है। हो सकता है कि एक इस्तिलाह हो और 50 मिनट की वीडियो हो। अगर आप बहुत जल्दी में होते हैं, आपको लगता है कि आपका वक्त जो है वो यहाँ पर उस तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता जिस तरह आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको, तो यूट्यूब में मैं बार-बार कहता हूँ,
हर बार कहता हूँ, अब भी कह रहा हूँ, बहुत सारे चैनल्स मौजूद हैं, आप वहाँ पर जाएँ जहाँ पर मुख्तसर वीडियोस में समझाया जा सके। क्योंकि बहुत से तालिब इल्म हमें कहते हैं इनबॉक्स में आकर कि सर हम बिल्कुल नहीं उकताते और हम चाहते हैं कि वीडियोस और आपकी लंबी हों और तवील हों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। ठीक है जी, तो मेरी कोशिश भी ये होती है, मुझे भी पढ़ाते हुए पता नहीं चलता, अब ये क्वालिटी है कि क्वालिटी नहीं है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा ही है। तो बस इतना कहना है कि आप चैनल के साथ रहिएगा, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अ, तमाम वीडियोस को, जो भी चैनल पर मौजूद वीडियोस हैं, अच्छा और आप हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहें, ताउन करना चाहें, तो जो वीडियोस आप पहले देख चुके हैं उन वीडियोस को दोबारा से देखें और बार-बार देखें। देखें एक-एक वीडियो में 40-40, 50-50 मिनट की एक वीडियो है, या एक कुछ जो शख्सियात के इंटरव्यूज़ हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं, तवील हैं। ठीक है, और 40-40, 50-50 सफ़हात पर मबनी स्लाइड्स हैं जो कि उन वीडियोस में मौजूद हैं। तो जितनी बार ज़्यादा सुनेंगे, इंसानी नफ्सियात है, सुनी हुई चीज़ याद रह जाती है। अच्छा, मुझे उसमें कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं कि किन-किन मौज़ूआत पर वीडियोस बने। ठीक है जी, तो हम आने वाले दिनों में कुछ बेहतरीन शख्सियात पर इंटरव्यूज़ बनाने वाले हैं और जिस तरह के रियल इंटरव्यूज़ कामयाब उम्मीदवारों के या उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ जो हो चुके हैं उनका सिलसिला भी रहेगा। अदबी असनाफ़ जो हैं उनको उनकी वज़ाहत का सिलसिला भी रहेगा और साथ-साथ आपके साथ हम इस्तिलाहात पर भी बात होगी, असनाफ़ पर भी बात होगी और जितनी बातें हम कर सकें, जितना आपको समझा सकें समझाएँगे। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।